बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 जून और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर ऑस्टिन टेक्सास से। ऑस्टिन टेक्सास में आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इतनी बड़ी तब्दीली हुई जो आपकी, मेरी और तकरीबन इस कुर्रा अर्ज पर रहने वाले हर शख्स की जिंदगी को किसी ना किसी तरह से तब्दील करने जा रही है। हम एक जगह से दूसरी जगह सफर कैसे करते हैं इसको मुकम्मल तौर पर बदलने जा रही है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। एलन मस्क, जिनको आप जानते हैं, जो ट्विटर, जिनको आजकल एक्स कहा जाता है, उसके भी मालिक हैं, और उसके साथ साथ टेस्ला कंपनी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है उसके भी वो मालिक हैं। आज टेस्ला कंपनी ने अपनी पहली खुदकार गाड़ी जो है वो कस्टमर को डिलीवर कर दी है। जब मैं खुदकार कह रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि उस गाड़ी के अंदर कोई नहीं बैठा था, मतलब ड्राइवर भी नहीं बैठा था। वो गाड़ी फैक्ट्री से खुद चली, उसके अंदर सिर्फ एड्रेस डाल दिया गया, कोई रिमोट कंट्रोल से वो ऑपरेट नहीं हो रही थी, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। उस गाड़ी के अंदर कोई नहीं बैठा था, ना पैसेंजर बैठा था, ना ड्राइवर की साइड पे को बैठा था, सब सीटें खाली थी। पहले तो जरा सोचिए, ऐसी गाड़ी अगर आ रही हो, याद कीजिए हम बचपन में एक प्ले चलता था या एक एपिसोड आया करती थी नाइट राइडर्स, वो हम देखा करते थे उस जमाने में, आज से 30-35 साल पहले। वो एक सीरीज थी जिसमें दिखाया जाता था कि गाड़ी खुद कार है और खुद से चलाई जा रही है। अब उस जमाने में तो लगता था कि ये नामुमकिन है, लेकिन आज ये मुमकिन हो गया। आज टेस्ला ने अपने पहले कस्टमर को, उनका जो मॉडल वाई है, वो ऑस्टिन टेक्सास के अंदर डिलीवर किया है अपनी फैक्ट्री से। ये गाड़ी चली, इसने 25-30 मील का सफर, जो कि 40-50 किलोमीटर का सफर बनता होगा, तकरीबन इसे 30 मिनट ही लगे। हाईवे पर भी इसने खुद को अपने आप को चलाया, हाईवे से उतरी भी, बीच में ट्रैफिक लाइट्स मतलब सिग्नल्स भी आए, पार्किंग लॉट्स भी आई, टर्न भी आए, हर तरह के गाड़ियों को ओवरटेक किया, ब्रेक लगाई, सब कुछ करके ये खुद ही कस्टमर के घर जाकर पहुंच गई और पार्क हो गई। ये पहली खुदकार गाड़ी टेस्ला ने जो है वो डिलीवर की। अच्छा, क्या ये दुनिया की पहली खुदकार गाड़ी है? ऐसा नहीं है, गूगल भी बना रहा है, दूसरी कंपनीज भी हैं, लेकिन इस तरह का डिस्प्ले जो है, इस तरह का पब्लिक डिस्प्ले और इस तरह का आप ये कहिए कि एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लोग सब देख सकते हैं कि गाड़ी खुद चली है और खुद पहुंची है आवाम की नजरों के सामने, और उसे कमर्शलाइज करना मतलब कस्टमर्स को डिलीवर करना। अब ये जो कस्टमर है, ये कल जब सुबह अपने घर से निकलेगा तो ये पैसेंजर सीट पर या पिछली सीट पर बैठ के इस गाड़ी को कह सकता है कि दफ्तर चलो, और ये गाड़ी खुद से ही दफ्तर चलेगी। अब आप सोचेंगे, आपके जहन में ये ख्याल आएगा फौरी तौर पर, जो अंकल्स मेरे से बड़े उम्र में है वो कहेंगे यार क्या बेहुदा बात है, गाड़ी चलाने में भी आपको किसी की मदद चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको ऐसे मत सोचिए कि आपको गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, इसको जरा डिफरेंट तरीके से सोचिए। इसका मतलब यह है कि पहले आपको 3-3, 4-4 गाड़ियां रखनी पड़ती थी, अब आपको एक ही गाड़ी रखनी पड़ेगी। आपने दफ्तर जाना है, गाड़ी में बैठेंगे, मुझे दफ्तर छोड़ाओ, आपको ड्राइवर नहीं चाहिए होगा। पाकिस्तान में तो चलें ड्राइवर रखना आसान है या सस्ता दामों हो जाता है, बाहर की दुनिया में तो लोग ड्राइवर नहीं रख सकते। तो आपने गाड़ी को कहा कि मुझे ऑफिस छोड़ाओ, गाड़ी क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इतनी महंगी भी नहीं पड़ती, गाड़ी गई, आपको ऑफिस छोड़ के खुद ही वापस घर आ गई। आपकी बेगम ने काम पे जाना है, उनको भी छोड़ दिया, उसके बाद वो घर पे आपके भाई को चाहिए, बहन को चाहिए, माँ को चाहिए, तो वापस आके घर पार्क हो गई, सारे काम खत्म करके वापस आपके ऑफिस आके पार्क हो गई। तो अब जरा सोचिए, पहले तो आपने सोचा होगा कि ये क्या, मैं क्या अपनी गाड़ी भी खुद नहीं चला सकता? कौन लोग हैं जो गाड़ी भी खुद नहीं चलाना चाहेंगे? ये अब आपकी जिंदगी को तब्दील करने जा रही है। ये सब कुछ जो है ये एआई की वजह से मुमकिन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। दुनिया अब कदम नहीं ले रही, बल्कि माइल्स नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ माइल्स की स्पीड पर इस वक्त दुनिया टेक्नोलॉजी के अंदर आगे भाग रही है। ये इतनी बड़ी तब्दीली है कि जिससे मैंने आपको कहा कि आपको सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। अब आपको फूड डिलीवरी, पिज्जा डिलीवरी, आपको तमाम चीजें जो है वो होती हुई खुदकार तरीके से नजर आएंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। मतलब पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने का जो सफर है वो सब कुछ तब्दील हो जाएगा। ये सिर्फ गाड़ियों में आपको नजर आ रहा है, इसके अलावा भी और बहुत कुछ होने वाला है जो एआई करने वाली है। अब आप कहेंगे कि क्या मैंने साइंटिफिक खबरों का वीलॉग शुरू कर दिया? नहीं, जो अगली खबर है मेरी वो इससे लिंक्ड है और वो फील्ड मार्शल साहब से लिंक्ड है। तो मैं पहले ये खबर मैंने कहा आपको बता दूं कि जो अमेरिका की रियासत टेक्सास है उसके शहर ऑस्टिन में आज ये हुआ है, और पाकिस्तान के लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में क्या हुआ है, वहां पर जो अब एक अकलौती बड़ी सर्विस रह गई थी, उबर तो पाकिस्तान को पहले ही छोड़ के चली गई, अब क्रीम रह गई थी। आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अब पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन नहीं करेंगे। वो खुदकार नहीं है, वहां पर ड्राइवर ही आके आपको लेके जाता था। अब क्रीम ने यह ऐलान किया है, उसकी वजह हुकूमत की जो पॉलिसीज है, जिस तरीके से वो खून चूस रहे हैं, जो टैक्स नहीं देते उनको छोड़ा हुआ है, जो बेचारे दे सकते हैं उनके ऊपर धड़ाधड़ टैक्स लगाए जा रहे हैं, और इतने टैक्स लगा दिए कि अब कंपनीज के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। बिजनेस एनवायरमेंट इतना मुश्किल कर दिया है कि क्रीम कंपनी, उबर पहले ही बंद करके जा चुकी है, शेल जा चुकी है, टोटल जा चुकी है, और अब ये जो और भी बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं, ये चंद के मैंने नाम लिए। आज क्रीम ने भी कहा कि हम अपने ऑपरेशंस को अब पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं। चंद दिन पहले उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन आज गालिबन उन्होंने अपना हतमी ऐलान इस सिलसिले में किया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे फील्ड मार्शल साहब आज कराची में थे, उन्होंने वहां पर एक खिताब किया है, और वहां से उन्होंने कहा कि ये जो पूरा खिता है, पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। आज पाकिस्तान खिते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर है के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का दिफा करेगा और इसमें किसी किस्म की झिझक नहीं दिखाएगा। आज हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पुरज़म है। तो फील्ड मार्शल साहब ने बताया कि जो क्रीम जा रही है या ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें हम पहले से भी ज्यादा मजबूत भी हैं और पुरज़म भी हैं। इसके साथ ही एक अफसोसनाक खबर हमारे भाइयों की, हमारे बेटों की शहादत की आई है। शमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 13 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 14 जो दहशतगर्द थे वो हलाक। तो ख्वारिज का लफ्ज बार बार लिखा जाता है, भाई दहशतगर्द लिखा करो। पहले लोगों को समझ आई दहशतगर्द क्या, अब ख्वारिज लिखना शुरू कर दिया है। हर बंदे को अरबी नहीं आती पाकिस्तान में, नहीं समझते ख्वारिज का मतलब खारजी, खारजी का मतलब बाहर वाला, या मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ख्वारिज का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा। तो मेहरबानी करके उर्फे आम में बात करें,
हैं दहशतगर्दी। अब क्योंकि एक दफ़ा ज़िया-उल हक साहब के ज़माने पे हम अरबी पे गए थे, कुरान करीम से रुजू करते थे सारा, फिर बीच में आप ही के आर्मी चीफ थे अगले परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने ग्लास पकड़ के टुनकी लगाया करते थे वो और झूमते थे, उनके साथ आप भी सारे झूमते थे। उस टाइम आपने आप सारे कहते हैं ना कि आर्मी इज़ चीफ, चीफ इज़ आर्मी, तो वो सारा हमारा उस तरफ हो गया काम। अब ज़रा हाफिज़ साहब फिर आ गए हैं, तो वो दोबारा कुरान करीम की आयत चल रही, तो ख्वारिज मतलब हर चीज़ के अंदर फितनातुल और ऑपरेशन मीन सारे नाम वैसे ही हैं। तो वो ऑपरेशन का तो मेरे से नाम ही नहीं लिया जा रहा था अभी जो इंडिया के खिलाफ हुआ है, तो वो इतना मुश्किल नाम था अरबी के अंदर कि वो मेरे से कम नहीं लिया जा रहा था और औरों से भी नहीं लिया जा रहा होगा। तो बहरहाल हमारे भाई बेटे आज 13 शहीद हुए और अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। शहीद हैं, हमारा फ़ख्र है, इनके ख़ानदानों के साथ ज़ाहिर है हम सबको दिली जो है वो दुख भी है इस शहादत का, और हमारी तहसीन भी और इन ख़ानदानों के साथ खड़ा है पूरा पाकिस्तान, इनका एहसान है। और 14 दहशतगर्द हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ये एक धमाका किया गया और उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। आईएसपीआर ने ये कहा है कि ये हमला जो है वो भारतीय स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, ये भी अभी शुरू हुआ है, ये जंग से पहले कोई हमला भारतीय स्पॉन्सर्ड नहीं होता था, मीन होते थे लेकिन बताया नहीं जाता था हमें। चलें, बड़ी मेहरबानी, अब आपने बताना शुरू कर दिया। ये जो झड़प है इसके बाद अब फील्ड मार्शल साहब के भी हर बयान में भारत है। कल वो 52 कॉमन के जो ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं बच्चे, उनके साथ खिताब करते हुए उन्होंने भारत के ऊपर काम सीधा किया यहाँ भी। तो अब हमारी नई पॉलिसी जो है उसमें हर बयान के अंदर भारत है। इससे पहले गार्डियन हमें बताता था कि आपके मुल्क के अंदर 20 लोगों को आके उन्होंने मार दिया, हम उस तरफ को देखते थे, हम जवाब नहीं देते थे। अवाम कहती थी यार बोलो, उधर जो अमित शाह है या राजनाथ है वो कहते थे हाँ हमने मारे हैं, घुस के मारे हैं, हम दोबारा भी मारेंगे, और फिर वो बंदे मार देते थे, फिर भी हम इधर को देखना शुरू कर देते थे, हम नाम नहीं लेते थे। ये झड़प के बाद से हमारी फ्रीक्वेंसी ठीक हो गई और अब हम भारत का नाम लेते हैं। अच्छा जी, अब एक तरफ तो मैंने आपको ऑस्टिन टेक्सास की बात बताई, फिर मैंने बताई कि हमारे फील्ड मार्शल साहब कह रहे हैं कि हम आज पहले से भी ज्यादा पुरअज़्म और मजबूत हैं, और उसके साथ ही मैंने आपको बताया कि आज ही हमारे 13 बेटों की भाइयों की शहादत हुई है और 14 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में क्रीम आज ही बंद हो गई है। सिर्फ आगे नहीं, आगे सुनिएगा जरा। 3 साल में कर्जे 15 ट्रिलियन रुपए से, ट्रिलियन का मतलब खरब, 15 कह दिया माजत, 45 ट्रिलियन से, 45 खरब रुपए से 85 ट्रिलियन तक जो है, मतलब कि 85 खरब रुपए तक कर्जे हमारे पहुंच गए। 45 खरब से 85 खरब तक हमारे कर्जे पहुंच गए, तकरीबन डबल। 5 खरब और बीच में डाल दीजिए तो बिल्कुल डबल हो गए। ये 3 साल के अंदर हुआ है। जीडीपी ग्रोथ इमरान खान के वक्त 6% से ऊपर थी, आज 1.5% है। बड़ी सनतों की ग्रोथ अब माइनस हो गई है। डॉलर 180 से 280 रुपए पे चला गया है। महंगाई 2.5 साल में 100% इजाफा हो गया है। बिजली गैस की कीमतों में 200% इजाफा है। कल ही गैस की मजीद 50% कीमतों में इजाफे की मंजूरी आपकी काबीना और आपकी हुकूमत ने दी है। लेवी जो है पेट्रोल के ऊपर वो भी डबल ट्रिपल हो गई है। तारीख की सबसे ज्यादा बेरोजगारी 22% से ऊपर चली गई है। 1.5 करोड़ से ज्यादा मजीद लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से हर साल नीचे जा रहे हैं। आपके तकरीबन 3 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। 50% लोग तकरीबन, जैसे मैंने कहा कि हर साल 1.5 करोड़ ऐड हो रहे हैं, तो आप ये बढ़ते बढ़ते तकरीबन 50% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। जो चीनी इमरान खान के जमाने में 50, 55, 60, 65 रुपए तक बिकी, उस चीनी का आज मामला जो है वो 205 रुपए फी किलो बिक रही है। और चीजें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। तो महंगाई 100% क्या, कई चीजों में तो कई 100% बढ़ी है। मतलब यहां पर तो तकरीबन 400-500% महंगाई जो है उसमें इजाफा हो गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन हमारे फील्ड मार्शल साहब ने हमें बताया है कि पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है और हम पहले से भी ज्यादा पुरअज़्म हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूत हैं। ये तमाम मैंने जो आपको फिगर्स बताए हैं ये फील्ड मार्शल साहब की हुकूमत के ही हैं और अब आपने ही बताना है कि हम कितने मजबूत हैं और पुरअज़्म हैं। फिर उन्होंने फील्ड मार्शल साहब ने PNS राहबर, मतलब कि जो पाकिस्तान नेवी की यूनिट थी, उसकी पासिंग आउट परेड से उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक प्लान अल्लाह बनाता है, एक प्लान बंदा बनाता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह का प्लान होता है। ये उन्होंने वहां कहा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें देखने में पिछले दिनों नजर आया कि हमारी हुकूमत की तरफ से सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया। उन्होंने अगले दिन ईरान पर हमला कर दिया। उसके बाद हमने खुद ही टेलीविजन को कहा कि भाई एक प्लान हमने बनाया था, एक अल्लाह ने बनाया, हम अल्लाह के प्लान में पकड़े गए हैं, इसलिए मेहरबानी करके आप लोगों ने नोबेल इनाम पर टीवी पे बात नहीं करनी। तो सारी जितनी हमारी जस्तजू थी, कोशिश थी, उस दिन हम टीवी को जकड़ने में लगे हुए थे। तमाम न्यूज जो एडिटर्स थे, तमाम जो डायरेक्टर न्यूज थे, तमाम एंकर्स थे, उन सबको बताया खबरदार अगर आपने हमसे नोबेल इनाम की बात की। अगर आप सोचें, अगर एक प्लान जो बंदा बनाता है वो कामयाब होता और सदर ट्रंप हमला ना करता तो हमने बढ़ बढ़ के बताना था। बल्कि कई टाउट तो ये कह रहे थे कि फील्ड मार्शल साहब ने ट्रंप को समझा दिया है कि तुम बंदा बन जा, अगले 2 हफ्ते तुमने कुछ नहीं करना और मैं बातचीत करूंगा ईरान से और मैं सारे मामला सेट कर दूंगा। टाउट ये बता रहे थे। उसने फील्ड मार्शल साहब अभी तुर्की नहीं पहुंचे थे, मैंने रस्ते में ही थे, बल्कि अमेरिका में ही थे, उसने हमला कर दिया। उसके बाद एक प्लान बंदा बनाता है, एक अल्लाह का प्लान था, हम गए फंस। उसके बाद हमने टेलीविजन को कहा कि भाई साहब बस रोक देंगे, इस पर बात नहीं आपने करनी, किसी पर भी करनी, ये अब हमारी छेड़ बन गई है। तो ये सूरत हाल है जी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बेनजीर शाह, अच्छा मैं इन पर बहुत तनकीद करता रहा हूं। ये 2 खवातीन हैं, रीमा साहबा, रीमा उमर और बेनजीर शाह। मैं इन पर अपनी हुकूमत के दौरान बहुत तनकीद करता रहा हूँ। ये भी मेरे पे बड़ी तनकीद करती हैं और इनको भी मेरा ख्याल है कि बहुत ही मेरे से मुतनफ़र हैं दोनों बहनें मेरी। और वजह ये थी कि हमारी हुकूमत पर तनकीद करती थी, एज ए जर्नलिस्ट मैं वापस इन पर तनकीद करता था। इनके बारे में मैं एक चीज़ मानूंगा कि ये दोनों जाली लिबरल नहीं है। वो जो पाकिस्तान के अंदर जाली लिबरल हैं, जो बंदा देख के उसके साथ खड़े होते हैं कि ये बंदा मेरा दोस्त है,
तो इसके साथ होने वाला जुल्म जुल्म है, ये मेरा दुश्मन है तो इसके साथ जुल्म हो तो कोई मसला नहीं। ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल गजा के अंदर जितने मर्जी लोग शहीद हो जाएं उस पर बात नहीं करनी, और अगर इसराइल के अंदर 2 लोग हो गए तो उस पर, हालांकि जो लोग भी जिनकी भी जिंदगी खत्म हो वो भले किसी भी जगह पर हो, किसी रंग नस्ल के लोग हों, उनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए, वहां पर खड़े होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आज की खबर अगर आपको दे दूं, आज की मतलब कि कल की खबर है, कल और परसों की, लेकिन आज अगर खबर दे दूं कि पाकपतन में 20 नौमलूद बच्चे जो हैं उनकी वफात हो गई। वहां पर 5 बच्चे एक ही दिन फौत हो गए जो चिल्ड्रन वार्ड था उसके अंदर, और कहा जा रहा है कि जो इनक्यूबेटर्स थे या कोई और मसला था, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स का मसला था, और जो नौमलूद बच्चे थे जिनमें 4 बच्चों की उम्र 1 दिन, 4 की 5 माह, एक बच्चे की उम्र 5 साल थी, डिफरेंट उम्रें थी बच्चों की, वो 20 के करीब बच्चे पिछले चंद दिन के अंदर वहां पर उनकी वो जहां भाग हुए हैं बच्चे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जो इंक्वायरी हुई उसमें डॉक्टर्स और नर्सेस के बारे में कहा गया कि उनकी गलती नहीं है, और अभी तक कुछ नहीं बताया गया कि गलती किसकी है, कोई अभी तक। और बाजी ने तो अभी बताया हमें कि वो सियासी जानवर हैं। आपको लग रहा होगा मैं बाजी के खिलाफ बात करूंगी, जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। आज पॉलिटिकल बात नहीं करनी थी, लेकिन क्या करूं, पॉलिटिकल एनिमल हूं, क्या करूं, पॉलिटिकल एनिमल हूं। सुन लिया आपने, तो वो तो कल ही बताया उन्होंने कि मैं सियासी जानवर हूं। तो अब सियासी जानवर साहबा के सूबे के अंदर जानवरों वाले काम हो रहे हैं, और उनके यहाँ जो 5 नॉन मेडिकल स्टाफ है जो बेचारे सबसे नीचे होते हैं, हर जगह वही काबू आते हैं। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ सवात में जो हुआ आपने वो देख लिया है, वहां भी जाहिर है आम गरीब लोग जो है वो उस तरफ हों या इस तरफ हों, वो कहीं पर भी हों, वो भुगत रहे हैं। लेकिन भारत बेनजीर शाह साहब की मैं बात बेनजीर शाह साहबा की बात कर रहा था, तो मैंने जैसे आपको कहा कि ये 2 खवातीन है, रीमा उमर साहबा और बेनजीर शाह साहबा, ये मैंने दोनों को देखा कि ये जुल्म के खिलाफ खड़ी होती हैं और जालिम के खिलाफ खड़ी होती हैं, भले मजलूम इनकी पसंद का हो या ना पसंद का हो। तो इसलिए ये अंसार अब्बासी वगैरह ये उस तरह की, मेरा मतलब उस तरह की ये हिपोक्रेट नहीं है, ये बेहतर खवातीन है। मेरे इनसे बहुत चीज़ों के ऊपर फिक्री तजादात हैं, लेकिन मैं इनका इस बात के ऊपर एहतराम करता हूं। मैंने देखा कि जब हम पर बुरा वक्त शुरू हुआ तो जहां जहां ठीक है, जाहिर है क्योंकि हमसे हमारी इनकी एक मुखासमत है, तो उतना तो कोई जाहिर आगे जाकर वो हमें डिफेंड नहीं करेंगी। और कई दफ़ा जाहिर है जब आप एक दूसरे को पसंद ना करते हो तो थोड़ी बहुत आप आंख बंद भी करते हैं किसी बात के ऊपर, और आपको कई दफ़ा अच्छा भी लगता होगा अंदर से कि अच्छा हुआ इसके साथ ये हो रहा है। लेकिन प्रिंसिपली अगर आप देखें तो बाय एंड लार्ज ये दोनों खवातीन जो हैं वो दूसरों से हटके बेहतर बोली हैं, स्टांस लिया है, और इन्होंने अब कहा है कि यही वक्त है मज़ाहमत का, अब नहीं तो कब। बहुत से जमहूरियत पसंद कहते हैं कि अभी वक्त नहीं है मज़ाहमत का। मैं इनसे सवाल पूछती हूं कि कब आएगा वो वक्त जब आइन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा, जब मुल्क का ढांचा तब्दील कर दिया जाएगा, तब आवाज़ उठाओगे। ये बेनज़ीर शाह साहबा कह रही हैं, और ये ज़हन में रहे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान साहब पर बहुत ही क्रिटिकल है। अगर ये भी कह रही हैं तो आप खुद ही सोचिए कि आप जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है वो पाकिस्तान की सूरत हाल को क्या समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल साहब ने कहा है कि पाकिस्तान पहले से भी ज़्यादा पुरअज़म और मजबूत है। अब इसी पुरअज़म और मजबूती में हमें वकार खान ट्वीट करके अमेरिका से बता रहे हैं कि जैसे डिजिटल ट्रैक्स के ऊपर पहले फील्ड मार्शल साहब की तस्वीरें लगाकर यहाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को घुमाते हैं, अब उन्होंने फैसला किया है कि जो मौजूदा जजेज हैं जिन्होंने ये गंदे फैसले दिए हैं, इनकी भी तस्वीरें लगाकर अब अमेरिका के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर घुमानी है, क्योंकि उनके ख्याल में ये जो जजेज हैं ये ब्रोकर हैं। ये जजेज जो हैं इनके अंदर कोई इंसानियत वाली बात नहीं है, ये जजेज भी शैतानों वाले काम कर रहे हैं और शैतानों वाले जो फैसले हैं वो दे रहे हैं। अगली खबर हम आपके सामने रखते हैं। कंवल शोजब साहबा हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि कल जब जज साहब फैसला सुना रहे थे तो मुझे जमहूरियत की तड़पती लाश नजर आई, कफन में लिपटा आईने पाकिस्तान नजर आया, कल सुप्रीम कोर्ट से हार गई। ये कंवल शोजब साहबा ने कल एक पैगाम लिखा, उसमें डिफरेंट तजिए थे, उसमें मैंने सोशल मीडिया पर कई तजिए देखे, तो उन तजियों में एक बड़ा अच्छा मशवरा था जो हम कंवल साहबा के सामने, हमारी कुलीग भी हैं, हमारी बहन है, उनके सामने रखते हैं। उसमें सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि हमारा मशवरा है कि आप और जो खवातीन मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवार थी जिनके नाम थे, इन्हें चाहिए कि वो सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठ जाएं और भूख हड़ताल कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा और आप सब सेहतमंद रहेंगी। और अगर कोई, ये सोशल मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि अगर इसमें से कोई अल्लाह माफ करे ऐसी कुर्बानी भी हुई तो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बनेगी। नहीं, इंशाल्लाह ऐसा तो ना हो, अल्लाह सबको सलामत रखे। लेकिन ये मशवरा बहुत अच्छा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खवातीन जिनके, और काफ़ी खवातीन होंगी, आप गौर कीजिए कि कितनी सारी ये नशिस्तें थी जो हमारी गई हैं, वो मेरा ख्याल है 70-80 नशिस्तें तो होंगी। अगर 80 खवातीन साथ एक एक 2-2 खवातीन वो और भी लाएं तो 150-200 खवातीन अगर भूख हड़ताल कर दें सुप्रीम कोर्ट के सामने, चलें, और कुछ भी अचीव नहीं होगा लेकिन एक्सपोज तो ज़्यादा होंगे ना, और पता भी चलेगा। और अगर वहाँ लाठीचार्ज या कुछ करेंगे तो और एक्सपोज होंगे। तो ये बहुत उम्दा मशवरा है कंवल शोजब साहबा को, मैं भी इस मशवरे के अंदर शामिल हूँ। ये जो मैंने पढ़ा है कि बिल्कुल आपको आपका हक मारा गया है, आप सबकी मेहनत है, आप सबका हक था मखसूस नशिस्तों पर, किसी ने आपको देकर एहसान नहीं करना था, अब आपका हक छीना गया है, तो बिल्कुल ये भूख हड़ताल, पुरअमन भूख हड़ताल जो है वो बिल्कुल जरूर करनी चाहिए। उसके साथ ही जाहिर है सारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी एम्बेसीज भी हैं, सारी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन के साथ जो है वो क्या सलूक किया जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है और वो है कि किसी भी फर्द को उसके घर से उठाना और गैर कानूनी हिरासत में रखना बिल्कुल गलत है। इसका एक कानूनी अमल है, किसी भी फर्द को कानून के सामने पेश किया जाना चाहिए और अगर वो कसूरवार है तो कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए। ये फरमाया है डीजी ISPR साहब ने। आप गलत नहीं सुन रहे, ये उन्होंने नहीं फरमाया। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने ये बात पाकिस्तानियों के लिए नहीं फरमाई, उन्होंने ये बात जो है वो इंडियन शहरी जो है उनके हकूक की बात की है, और उन्होंने कहा है कि किसी भी फर्द को उसके घर से उठाना और गैर कानूनी हिरासत में रखना बिल्कुल गलत है। मतलब अगर इंडिया में ये हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, इसका एक कानूनी अमल है, किसी भी फर्द को कानून के सामने पेश किया जाना चाहिए और अगर वो कसूरवार है तो कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए। ये डीजी ISPR साहब ने फरमाया है। पहले तो मैं भी बड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इंडियन शहरियों को अगर इंडियन अथॉरिटीज उठाएं और ये सब कुछ करें, हमारी तरफ अगर ये काम हम करेंगे एग्जैक्टली यही वाला, तो इससे हम पहले से ज्यादा मजबूत और पुरअज़म हो जाएंगे। इसलिए हमारी तरफ ये कानून लागू नहीं है और इसका उसी टाइम डिपिक्शन हो गई फौरी। आज ही के दिन
आज ही के दिन आपके सामने ये एक वीडियो रखते हैं जिसमें एक छोटी बच्ची है जो कह रही है, मुझे ये इतला दी गई है कि आपके बड़े भाई को आपकी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से उठा लिया गया है, मुझ पर मुल्की गद्दारी के इल्जाम लगाए गए हैं, मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर मैं पुलिस को मतलूब हूं और इसके बाद कुछ पता नहीं कहां लेकर जाएंगे। मैं मुल्की गद्दार नहीं हूं, ना ही आइन और कानून की बालादस्ती की बात करना मुल्क के मुखालिफ है। आपने मुझे खामोश करवाना है तो मुझे मार दें, मेरी जुबान बंद हो जाएगी। ये जरा सुनिए बच्ची क्या कह रही है। मुझे पता चला है कि मेरे बाबा को भी उठाया गया, उन्हें बहुत ज्यादा मारा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनके बहन भाइयों को उठाया गया, पूरे खानदान को उठा के ले जाया गया और उन्हें मारा पीटा गया। आंखों पे पट्टियां बांध के, कपड़े डाल के मुंह पे दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। उन्हें दहशतगर्दों की तरह पकड़ के ले जाया गया और धमकाया जा रहा है कि मजीद खानदान के मजीद लोगों को उठाएंगे और मजीद खानदान के लोगों को लेकर जाएंगे अगर मुझे पेश ना किया गया। मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई मुल्क गद्दार नहीं हूँ। सुन लिया आपने तो बस मेरा कोई तजिया नहीं है, इतना ही है जो बच्ची ने कह दिया, जो बता दिया वो आपके सामने है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।